मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपना चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था बेटे। इसके बारे में इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब ये एक्ट पारित किया गया था उससे पहले क्या सिचुएशन हो चुकी थी। उससे पहले गांधी जी ने 1916 में, 1917 में और फिर 1918 में अपने 3 जो है सफल सत्याग्रह किए थे। ठीक है, उन सफल सत्याग्रहों को देखते हुए जो है उस समय जो है जो औपनिवेशिक शासनकर्ता थे उन्होंने क्या फैसला लिया, उन्होंने जो है ये रॉलेट एक्ट पारित किया 1919 में। उस समय जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, उसने ये फैसला लिया कि इस प्रकार के कानून बनाए जिसके अंतर्गत जो इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां थी उन पर रोक लगाई जा सके। परंतु जो भारतीय जो नेता थे उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया, परंतु उनकी एक न चली और अंत में जो है रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया। रॉलेट एक्ट के 2 महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे। पहला तो यह था कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने का अब सरकार को पूरी तरह से अधिकार था। और दूसरी बात क्या थी बेटे, दूसरी बात थी कि राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक कैद में रखा जा सकता था। अगर कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में व्यक्ति संलग्न पाया जाता है तो कोई जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, बिना मुकदमा चलाए ही उसको 2 साल तक जो है मिनिमम कैद में रखा जा सकता था। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये दोनों ही नियम क्या है, बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। तो इन अन्यायपूर्ण नियमों का जो है सभी ने पूरा विरोध किया और गांधी जी ने जो है इस नियम का विरोध करने के लिए क्या कहा कि हम जो है सत्याग्रह के माध्यम से जो है इसका विरोध करेंगे। और उन्होंने सरकार से परमिशन मांगी कि हमें क्या दो, हमें जो है नागरिक अवज्ञा करने का, अहिंसक तरीके से नागरिक अवज्ञा करने का आप हमें परमिशन दीजिए। अहिंसक तरीका से नागरिक अवज्ञा का मतलब क्या होता है बेटे, अहिंसक का मतलब तो बिना किसी मारपीट के, ठीक है। और नागरिक अवज्ञा के लोग आपका कहना नहीं मानेंगे, यानी कि किसी प्रकार का मारपीट भी नहीं होगी लेकिन लोग आपका कहना नहीं मानेंगे। इस तरीके की जो है परमिशन मांगी गई इस एक्ट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि ये जो है परमिशन मिले उससे पहले ही क्या हो जाता है कि पूरे शहर में क्या हो जाता है, शहरों में बड़ी रैलियां निकलने शुरू हो जाती हैं। इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जुलूस निकलने शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है बेटे कि जितने भी दुकानें हैं, कारखाने हैं और रेलवे वर्कशॉप्स हैं, ठीक है, दुकानें, कारखाने, रेलवे वर्कशॉप्स, वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। और सरकार इन सारी गतिविधियों को देख रही होती है। सरकार देखती है कि रेलवे तथा टेलीग्राफ जैसी जो जन संचार की सुविधाएं हैं वो भी क्या होने पर थी, वो भी बंद होने के कगार पर थी, उनके भी बंद होने की आशंका निरंतर बनी हुई थी। तो उस सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट जो है एकदम से हार्ड एंड फास्ट रूल अपनाती है और लोगों के साथ जो है वो मारपीट करना शुरू कर देती है। जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, उनको जो है नाजायज तरीके से परेशान किया जाता है। इस तरीके का माहौल जैसे ही क्रिएट होता है वैसे ही जो है लोग एकदम से भड़क जाते हैं और लोग जो है बैंकों, कारखानों और जो सरकारी इमारतें होती हैं उन सबको जो है उन सब के ऊपर हमला बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को देखते ही जो है सरकार क्या करती है, मार्शल लॉ लागू कर देती है। तो मार्शल लॉ लागू हो जाता है और मार्शल लॉ का जो है मार्शल लॉ लागू होते ही मुख्य जो उसका कार्यभार दिया जाता है वो जनरल डायर को दिया जाता है सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने का। बेसिकली मार्शल लॉ क्या होता है बेटा, देखो मार्शल लॉ है, लॉ मतलब कानून। मार्शल लॉ जो है एक विशेष प्रकार का कानून होता है जब जो लोकल पुलिस, समझ रहे हैं, वो अगर सिचुएशंस को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहती है तो ऐसी स्थिति में जो है सिचुएशंस को कंट्रोल करने का, परिस्थितियों को संभालने का कार्य जो है वो सेना को सौंप दिया जाता है। और सेना जो है उसको किसी भी तरीके से जो है अपनी कार्रवाई करके और सिचुएशन को कंट्रोल में लेकर आती है। ठीक है, इस तरीके का मार्शल लॉ जो है सरकार के द्वारा लागू कर दिया जाता है। आम लोगों को इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती है कि गांव में रहने वाले लोगों को कुछ पता नहीं होता कि इस तरीके का शहर में कोई मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। मार्शल लॉ का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से जो है आपको कोई गैदरिंग नहीं करनी है, इकट्ठा नहीं होना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जो है कानूनन जो है वो गलत है। तो 13 अप्रैल का दिन होता है 1919 में। उस दिन बैसाखी का मेला होता है पंजाब के अंदर और जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठे हुए होते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं मेले को देखने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं और उनमें से और वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्पेशली रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, इस दमनकारी कानून का
विरोध करने के लिए इकट्ठे होते हैं, वो इस पर डिस्कशन करने के लिए इकट्ठे होते हैं कि किस प्रकार से इस रॉलेट एक्ट को जो है सरकार से ख़त्म करवाया जाए। ठीक है, तो ये सारा जो है वहाँ पर प्रोग्राम चल ही रहा होता है। इतनी देर में ही जनरल डायर क्या करते हैं, वहाँ पर जलियांवाला बाग में पहुँच जाते हैं। जलियांवाला बाग बेसिकली एक ऐसा स्थान है जिसमें चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं और उसके दीवारों के वहाँ पर जलियांवाला बाग के अंदर एंट्री करने के लिए एक ही सिंगल डोर है। ठीक है, उस सिंगल डोर से ही एंट्री होती है और उससे ही एग्जिट होता है। वो ऐसे डोर था, वो डोर भी बहुत छोटा सा है। ठीक है, उस डोर के अंदर जो है जनरल डायर क्या करता है, प्रॉपर उसके आगे जो है तोप लगा देता है और तोप से चारों तरफ फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है असंख्य लोग कुछ ही क्षणों में मर जाते हैं। ठीक है, तो जब इसको क्या नाम, इतिहास में इसको हमने क्या नाम दिया बेटा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आ जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक्सप्लेन कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है आपके एग्जाम में। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वहाँ पर होता है, उसमें जो जितने भी लोग मारे जाते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्शल लॉ के बारे में पता ही नहीं होता है। जब इतने ज़्यादा लोग मारे जाते हैं तो उसके बात का बहुत ज़्यादा विरोध होता है। उस बात का विरोध क्या जवाब देने के लिए जनरल डायर क्या कहता है, जनरल डायर से जब पूछा जाता है कि आपने इतना हिंसात्मक कार्य क्यों किया, लोगों को, निहत्थे लोगों को इस तरीके से क्यों मारा, तो वो कहता है कि मैं तो केवल क्या कर रहा था, मैं तो केवल जो है लोगों के अंदर एक तरीके से उनके अंदर नैतिक जो है उनके अंदर भावना पैदा कर रहा था, उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो इस तरीके का रवैया नहीं अपना सकते हैं, वो सेना की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, वो मार्शल लॉ को नहीं तोड़ सकते हैं। उसने अपने जवाब में इस तरीके की बातें कही जो कि बिल्कुल जो है उसकी गलत थी वो बातें। ठीक है, जब इतना बड़ा हत्याकांड होता है तो उसके बाद क्या होता है, इतना बड़ा हत्याकांड के बाद जो है ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और पूरा जो है उत्तर भारत इसकी प्रति जो है जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा रोष आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है उनको कि वो जो भी उनके सामने होते हैं, जितने भी जो पब्लिक प्लेस होते हैं, जो सरकारी इमारतें होती हैं, उन सब में बुरी तरीके से तोड़फोड़ मचा देते हैं। और उनकी तोड़फोड़ को रोकने के लिए जो है प्रशासन की तरफ से भी, औपनिवेशिक शासन की तरफ से भी जो है बराबर की टक्कर दी जाती है और लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं। ठीक है, कुछ जगह पर तो ऐसा भी होता है बेटे कि जितने भी जो क्रांतिकारी आप कह लीजिए उनको, कि जो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जितने भी लोग इकट्ठे हुए होते हैं उन सबको पकड़ लिया जाता है और उनसे जो है सरकार उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करती है। जैसे मसलन उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के को जो है सड़क पर नाक रगड़वाई जाती है कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके के उनके ऊपर जो है अत्याचार किए जाते हैं, जिससे कि उनको ये एहसास हो गया ये जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं वो गलत है और उन्हें ये विरोध बंद करना पड़ेगा। लेकिन वो अत्याचार इतने हाई लेवल के हो जाते हैं कि महात्मा गांधी जी जो है उनको जब पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं उन्हें कि भाई मैंने तो ये आंदोलन जो है बिल्कुल अहिंसा का प्रयोग करते हुए करने को कहा था और ये क्या हो रहा है। वो तुरंत जो है इस आंदोलन को जो है बंद कर देते हैं, उसे वापस ले लेते हैं, उसको कहते हैं कि भाई नहीं ये सब कुछ गलत है, अगर मुझे जो है आज़ादी चाहिए तो वो अहिंसा के मूल्य पर ही चाहिए, मैं लोगों की जान नहीं जाने दे सकता इस तरीके से। तो ये इस तरीके से फिर जो है ये जो भी गांधी जी के कहने से वो सारा जो है आंदोलन वापस हो जाता है। खिलाफत का मुद्दा किस तरीके से इम्पोर्टेंट बनता है, देखो पहले तो रॉलेट एक्ट का जो आंदोलन था भले ही वो बहुत विशाल रूप ले चुका था, लेकिन फिर भी जो है वो इतना ज़्यादा जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो पाया था कि हम ये कह सकें कि भाई अब तो भारत को जो है भारत में फुल लेवल का जो है राष्ट्रवाद आ चुका है और अब भारत आज़ाद होने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने भी उस मूवमेंट को क्या कर दिया था, बीच में ही रोक दिया था। ऐसे समय में जो है ये गांधी जी विचार ही कर रहे थे इस बात पे कि किस तरीके से क्या किया जाए कि ये जो हिंदू मुसलमान है जो उन सबको एक साथ लेकर के आया जाए और वो जो अगर सब मिल जाएंगे तभी जो है हमारा कोई भी मूवमेंट कामयाब हो पाएगा और हम तभी किसी भी मूवमेंट के लिए जो है काम जो है सक्सेसफुली कर पाएंगे। ऐसे में आता है खिलाफत मुद्दा। खिलाफत का मुद्दा बेसिकली क्या है बेटा, ये है कि 1914 में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होते ही ऑटोमन तुर्की जो है वो हार जाता है। तुर्की के हार जाने के बाद जो तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, ऑटोमन का मतलब ही ऑटोमन साम्राज्य क्या है, एक इस्लामिक साम्राज्य था। तो ऑटोमन साम्राज्य ऑटोमन तुर्की हार जाने के बाद जो क्या होता है कि ये चारों तरफ जो है इस तरीके की अफवाहें फैली होती हैं कि जो ऑटोमन तुर्की का जो खलीफा है यानी कि वहाँ का जो
इस्लामिक जो कंट्री होती है वहाँ का इस्लामिक कंट्री का जो आध्यात्मिक नेता होता है उसको खलीफा कहते हैं। ठीक है, जैसे जो है ईसाइयों में पोप होता है, हिंदुओं में पुजारी होता है, उस तरीके से जो है मुस्लिम कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनमें जो आध्यात्मिक जो गुरु होता है उसको खलीफा कहा जाता है। तो उसमें चारों तरफ ये हो रहा था कि जो है ओटोमन तुर्की हार गया है और अब खलीफा के खिलाफ जो है कुछ बहुत ही सख्त संधियां थोपी जाएंगी, जिसके बाद क्या होगा, जिसके बाद जो है किसी भी तरीके से जो है इस खलीफा को जो है उसके अस्तित्व को खतरा पैदा होने वाला है। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जो है इंडिया के मुस्लिम लोग भी इसको लेकर के चिंतित थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। और उस समय जो है इसके लिए 1919 मुंबई में जो है एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ठीक है, उस खिलाफत समिति का मुख्य नेता कौन थे बेटे? मोहम्मद अली और शौकत अली। इनको जो है अली बंधुस के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर किया गया, तो मुंबई में किया गया। और कब किया गया? 1919 में किया गया। एक क्वेश्चन आ जाता है कि खिलाफत समिति के मुख्य नेताओं के नाम बताइए, तो या फिर खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेताओं के नाम बताइए। तो मोहम्मद अली और शौकत अली, आप यहाँ पे 2 नाम लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों अपने कुछ युवा नेताओं के साथ मिलकर के गांधी जी के पास मिलने जाते हैं, क्योंकि उस समय जो है लोगों पर गांधी जी का काफी प्रभाव होता है। तो ये जाकर के गांधी जी से बात करते हैं कि आप जो है इस खिलाफत समिति में हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें बताइए कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी जो है इस मौके को सही समझते हैं। वो सोचते हैं कि अगर जो है मैं इस बात में इन लोगों की मदद करता हूं तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो भाग है, जो मुस्लिम पार्ट है, वो कम्युनिटी भी क्या हो जाएगी, मेरे साथ जो है आंदोलन में जुड़ करके काम करेगी और वो इस तरीके से जो है उनका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। 1920 में क्या करते हैं, गांधी जी जो है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन बुलाते हैं और गांधी जी वहां पर जो है इस खिलाफत समिति को इनके नेताओं के साथ बातचीत करके और काम के लिए राजी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बेटा आपका जो है 1 नंबर में आ जाता है। ठीक है, कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1920 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गांधी जी एक बात कहते हैं कि अगर जो है मैं आपका साथ देता हूँ, यानी कि खिलाफत आंदोलन के लिए अगर हम तैयार होते हैं, तो अब फाइनली बाद में हमें क्या करना होगा कि हम खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, और उनको सारा जो है चीजें समझा देते हैं कि किस तरीके से असहयोग होता है, कैसे हमें जो है सत्याग्रह को पालन करवाना है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है, किसी भी तरीके से कोई मारपीट नहीं होगी, ये सारी चीजें समझा करके और फिर वो राजी हो जाते हैं। तो ये जो मोहम्मद अली और शौकत अली होते हैं, ये खिलाफत समिति वाले मतलब, और साथ में जो है गांधी जी के जो होते हैं, गांधी जी के जो भी नेता होते हैं उस समय के महत्वपूर्ण लोग होते हैं, वो सब मिलकर के ये फैसला लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन और प्लस में असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ चलेगा। तो ये बात है कि उस समय ये क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कि असहयोग की तरफ ही जो है, असहयोग का क्या मीनिंग है, असहयोग की तरफ हम क्यों जाएं, असहयोग की तरफ ही जो है हमारा प्रयास होने से हम कैसे जो है आजादी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उस समय जो है गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी होती है अपनी, हिंद स्वराज। तो ये वाली बुक जो है, इस वाली बुक का भी नाम बेटा क्या हो जाता है, ये बुक का नाम भी आपकी उसमें आ सकता है पेपर में 1 नंबर के लिए, कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? गांधी जी ने लिखी है। ठीक है, गांधी जी जो है अपने असहयोग आंदोलन के आइडिया को और ज्यादा जो है एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि किस तरीके से जो है, पहले तो वो ये बताते हैं कि इस बुक के माध्यम से ये बताते हैं कि कैसे जो है भारत के लोगों ने ही जो है ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जिसके कारण वो आज गुलाम हो गया है। ठीक है, जब अगर लोगों ने साथ दे करके देश को गुलाम बनाया है, तो अगर लोग साथ नहीं देंगे, ब्रिटिशर्स का कहना नहीं मानेंगे, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे और भारत को जल्दी से जल्दी आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन काम कैसे करेगा, इसकी तरफ ध्यान दिया गया कि पूछने पर गांधी जी ने बताया कि असहयोग आंदोलन कैसे काम करेगा, कि पहला क्या करना होगा उसके लिए। सबसे पहले तो जो हमारी महत्वपूर्ण पदवियां हैं, ठीक है, कोई राय साहब है, कोई किसी तरीके की इस तरीके की सरकार की तरफ से पदवियां दी जाती थी जिनसे के लोगों को रॉयल फील करवाया जा सके, तो वो पदवियां क्या होनी चाहिए, वो पदवियां वापस दी जानी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद सेना को छोड़ दो, पुलिस को छोड़ दो, सरकारी नौकरियों को छोड़ दो, स्कूलों का बहिष्कार कर दो और विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार कर दो। बहिष्कार का मतलब क्या होता है कि जो भी वस्तु है उसका प्रयोग मत करो, उसका प्रयोग को बंद कर दो, ठीक है। तो बहिष्कार कर दिया जाएगा। अगर इन सारी चीजों का हम बहिष्कार कर देंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो है विदेशी जो सामान है वो यहाँ पर बिकेगा नहीं। सारा जो है जो हमारे यहाँ के जो ब्रिटिशर्स जो शासन में बैठेगा अधिकारी बैठे हुए हैं उनको किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी और वो फाइनली दुखी होकर के क्या करेंगे, हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे। और अगर 1% मान लीजिए किसी भी तरीके से अगर ये आंदोलन जो है गलत होने लगता है, यानी कि अहिंसा के ये हिंसा की तरफ बढ़ने लग जाता है ये आंदोलन, तो ऐसी स्थिति में भी हम जो है इस आंदोलन को जो है हिंसात्मक न होने देंगे और आराम से शांति से जो है काम करेंगे। ऐसे विचारों के साथ जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का अपना कॉन्सेप्ट रखा। तो इसमें एक और पॉइंट था बेटा, इसमें एक पॉइंट था कि ये कहा गया कि जो चुनाव होते हैं, ठीक है, विधायी परिषद के जो चुनाव होंगे उन चुनावों का भी बहिष्कार कर दो। तो बहुत सारे ऐसे जो उस समय के नेता थे जिन्होंने ये कहा कि भाई ये तो गलत है और वो इस तरह के चुनावों का बहिष्कार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें तो ये लगता था कि अगर हम चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे और जीतने पर जो है हम सरकारी अधिकारियों के यानी कि अपने जो वो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ बैठ पाएंगे और उनकी जो भी वो कार्रवाई करेंगे हमारे देश के खिलाफ या हमारे देश के लिए, हम उन सबको जान पाएंगे। इसलिए वो यही चाहते थे कि भाई ये चुनाव में तो जो है चुनाव का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। परंतु किसी तरह से गांधी जी ने जो है इनको मना लिया और उस समय जो है आपस में ऐसे ही कुछ राजी थे इस आंदोलन को चलाने के लिए और कुछ राजी नहीं थे। और कुल मिलाकर के बेटा दिसंबर 1920 में क्या हुआ, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन के अंदर क्या मान लिया गया कि असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया जाए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर में आ जाता है कि दिसंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ। ठीक है, दिसंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ, नागपुर में हुआ। नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में हुआ। ठीक है, 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर किया गया, मुंबई में किया गया। खिलाफत समिति का गठन कब किया गया, 1919 में किया गया। खिलाफत समिति के मुख्य नेताओं के क्या नाम थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, ये जो है इसमें से बेसिक क्वेश्चन। और हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, गांधी जी ने लिखी थी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जैसे कि ये असहयोग आंदोलन 1920 में फिर दिसंबर 1920 में स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये आंदोलन स्टार्ट होता है तो इस आंदोलन का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग जो है इस आंदोलन का अर्थ अलग अलग तरीके से लगाते हैं और फिर आगे क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। और बेटा क्वेश्चंस के हिसाब से आप टॉपिक को लेके चलिए और स्टोरी को माइंड में रखिए कि कैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।